गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। जीडीपी और थोड़ा सा रेलवे प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है, कांग्रेस का कुछ आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में भी बात करना था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो रेलवे के ही बारे में बात करना लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन होता है या सेमी गवर्नमेंट के जो कंसेप्ट होते हैं, जो शेयर्स के जो इंडस्ट्री के कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस क्या बोले तो किसी लोगों को वहां पे डायरेक्टली शेयर्स में, ये बहुत भयंकर चीज है एम्प्लॉयज के तौर पे। एम्प्लॉयज के तौर पे बहुत खतरनाक चीज है ये, क्योंकि टेक्सटाइल में आपने देखा होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंट्रलाइजेशन हुआ था, उसके अंदर भी जो ये अंडरटेकिंग की गई, तो अंडरटेकिंग बोले तो गवर्नमेंट के कंध दिया गया, ये बात अच्छी है कि गवर्नमेंट ने उसका बंद हो रहे मील को उठाने की कोशिश की गई वहां पे जो बताया गया। बट लेकिन दोस्तों, जो शेयर्स का रहता है तो ये लोगों को वो जमीनों से मतलब होता है, वो इंडस्ट्री चलने से मतलब नहीं होता है। बोले तो आप समझ रहे हो ना कि टेक्सटाइल तो चलाने का है, लेकिन ठीक है, धक्का मार रहे हैं, चल रही है तब तक चलेंगी, बाद में जमीन अपनी है, ये इस तरह से कंसेप्ट होता है। जो टेक्सटाइल का बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया है भारत के लिए। जो 103 टेक्सटाइल थे जो इंदिरा जी के अंडर जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था, तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया है। इसमें एम्प्लॉयज का बहुत नुकसान हुआ है। मैं खुद एक बोले तो मेरे पिता खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर चुके, तो बहुत नुकसान हुआ है। तो जो अभी रेलवे का हो रहा है, तो वहां पे भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो कर्मचारी रहेंगे, तो उनको ऐसा वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी। और दूसरी चीज बोले तो रेलवे अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो रेलवे का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो सबसे मेन बात यह है कि प्राइवेट के लोग फिर उसके रेट बढ़ाना, उसके फैसिलिटी में कम ज्यादा करना, वो एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी का रीजन आता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में जनता ने अपनी सबकी राय रखना जरूरी है दोस्तों। मैं तो खिलाफ हूं, मैं तो अभी भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थे, केंद्र सरकार का उपक्रम, वस्त्रोद्योगों को अंडरटेकिंग करने का, तो ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया है, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस आया है। तो रेलवे का मेरे को लगता है कि रेलवे तो बोले तो वस्त्रोद्योग से भी बड़ा उद्योग है, और हमेशा से प्रॉफिट में रहता है। तो सरकार को ऐसी क्या जरूरत है सरकार को कि रेलवे को अभी इस टाइम पे प्राइवेट करने का क्या रीजन है? क्या ये रीजन ठोस रीजन है कि ये रेलवे को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? सवेरे देखा मैं, कांग्रेस का युवक कांग्रेस लोग उसका आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या रीजन था? तो स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन बोलकर उनका कुछ मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, देख रहा था मैं। तो दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे क्लियर करना चाहिए कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं और जरूरत क्या है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की। क्या सरकार रेलवे चला नहीं सकती है? क्या रेलवे मिनिस्ट्री को इसके ऊपर बोझ आ रहा है, सरकार को इसका बोझ आ रहा है क्या? और क्या इसमें कुछ और कोई बातें हैं क्या? ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो प्राइवेट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वस्त्रोद्योगों का भी यहाँ पे बहुत खतरनाक बात हुई है। एक्चुअल देखा जाए तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो सेंट्रलाइजेशन किया था, तो प्रॉपर्टी को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जमीन हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आपके सामने नतीजा है दोस्तों कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ। प्राइवेट के टेक्सटाइल आगे बढ़ते गए, सरकार के टेक्सटाइल पीछे चले, खदेड़ दिए गए। पीछे नहीं गए, खदेड़ दिए गए पूरी तरह से। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सरकार का यहाँ पे फेल्योर बताना पड़ेगा। जो भी कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, तो वो फेल्योर तो उनके ही माथे पे चढ़ेगा कि बीमार टेक्सटाइल को आपने आपने टेक ओवर किया था, तो आपको उसको फिर से जीवित करना था या सिर्फ दिखावा करना था? ये भी सवाल वहां पे उपस्थित होता है दोस्तों, कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 103 टेक्सटाइल मिल्स थे उसके अंदर, जिसका इंदिरा जी ने सेंट्रलाइजेशन किया था। तो इंदिरा जी जाने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि ये टेक्सटाइल को पूरी तरह से इसको नीलाम करना पड़ा?
इसकी प्रॉपर्टी बेचना पड़ा, इसकी जमीन बेचना पड़ा। ये मुद्दा यहाँ पे उपस्थित होता है कि क्या केंद्र सरकार फेल हो चुका था, इसके चलते ये लीलाव करना पड़ा। तो क्या रेलवे का भी ऐसे ही हो गया है? हमको बता हम मेरे को तो बचपन से पता है कि रेलवे हमेशा से प्रॉफिट में रहती है। लालू जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी पेपर में न्यूज में आता था कि रेलवे इंडस्ट्री प्रॉफिट में है, रेलवे इंडस्ट्री पहले से प्रॉफिट में है। इवन इवन कुछ बस के कंडक्टर्स मेरे को बस में आते समय मिले थे, तो उन्होंने भी मैंने उनसे उन्होंने मेरे हमारा बात चल रहा था, तो उनसे भी यही बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि रेलवे में पगार अच्छे रहते हैं, सैलरीज अच्छे रहते हैं, लेकिन एसटी महामंडल में नहीं होते। क्यों? तो उन्होंने रीजन बताया था कि ये हमारे महामंडल जो बनाए वाले, एक्चुअल देखा जाए तो रेलवे सर्विस है, रेलवे कॉरपोरेशन नहीं हो सकता है, महामंडल नहीं हो सकता है, बस महामंडल नहीं हो सकता है, बस भी ये सर्विस है। तो राज्य सरकार ने इसे नैतिकता से राज्य की सेवा बोलकर लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ है बदकिस्मती से। तो उसका बिल किसके ऊपर फाड़ा जाता है? तो एम्प्लॉयज के ऊपर बिल फाड़ा जाता है दोस्तों। तो रेलवे का भी कहने का मेरा रीजन एक ही है कि रेलवे का भी अभी सरकार ने कहना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग, इसका रीजन क्या है। और कांग्रेस जो विरोध कर रही है, तो क्या सरकार यहां पे उसका रीजन बताएंगी क्या कि रेलवे को क्यों प्राइवेट करने का आपका क्या ये है? और एसटी महामंडल को भी आप जो प्राइवेट करना चाहते हो, तो इससे आपको क्या फायदा होगा और एम्प्लॉयज को क्या फायदा होगा? एम्प्लॉयज का भविष्य कहां सिक्योर है? एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, खाली कस्टमर के बारे में सोच के नहीं चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज भी रहते हैं ना। एसटी महामंडल में एम्प्लॉयज है, रेलवे में एम्प्लॉयज है, तो फिर वहां पे भी सरकार ने बात करना चाहिए। और जो भी करना है उसके पहले आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नोटबंदी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली नहीं। भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक कहते रही कि नोटबंदी का फायदा दिखेगा, नोटबंदी का फायदा दिखेगा, नोटबंदी का फायदा दिखेगा। अभी तक कोई भी फायदा नहीं दिखा है नोटबंदी का। लॉकडाउन का भी ऐसी था। मोदी जी ने पहले कहा था 21 दिन में हम युद्ध जीत जाएंगे, महाभारत जीत जाएंगे, लेकिन 21 दिन का तो कहां चला गया, 3 महीने 4 महीने निकल गए। अब तो WHO ने बोला है कि ये जिंदगी भर बीमारी रहने वाली है। तो मोदी जी बोलते हैं कि अभी 5 महीने तक का राशन बांट दीजिए। तो क्या मोदी जी 5 महीने के बाद तो भी कोरोना जाएगा क्या? लोगों को लोगों को इससे राहत मिलेगी क्या? लोगों का भविष्य, जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो मोदी जी, तो वहां पे भी सवाल उपस्थित होता है कि हम कोरोना में जीवित रहना चाहेंगे क्या? कोरोना के बाहर आने का भी हमारा कोई नियोजन है? और कोरोना से बाहर निकलेंगे तो उसके आगे का नियोजन क्या है? और इस महामारी के चलते हमें रेलवे को प्राइवेट करने का रीजन क्या है? क्या मुद्दे भटकाए जा रहे हैं? जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। जीडीपी का जीडीपी का अब कोई सवाल नहीं करेगा मोदी जी से, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सवाल नहीं करेगा अभी जीडीपी का। आत्मनिर्भर भारत, फिर उसके बाद में मेक इन इंडिया, अब ये प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे? और अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का जो कंसेप्ट आपने निकाला है ये महामारी के चलते, तो क्या इतना जरूरी है कि अभी इसी समय पे इस महामारी जहां पे देश त्रस्त हो चुका है, पता ही नहीं है कि आगे उजाला कब होगा, अंधेरे में देश गुजर रहा है, विद्यार्थी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, पेंशनर पेंशनर जो अपने जीवन का इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो भी सरकार का ध्यान उन ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर जा नहीं रहा है। तो तो ये सब कुछ चलते, इतनी महामारी, इतना दुख, इतनी पीड़ा के चलते आप रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा आप ला रहे हो, तो क्या ये जरूरी है इस टाइम पे मुद्दा लाना? इसका भी कुछ मुहूर्त होना चाहिए था ना। आप कहते हो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो ऐसे बुरे समय में अच्छे दिन कैसे आएंगे मोदी जी? हमारे होटल इंडस्ट्री बंद है, बहुत सारे दुकानें ऐसे बंद है, कुछ लोगों को 5 बजे तक दुकानें चलाने पड़ रही है, बच्चों को स्कूल को जाने से रोक दिया गया है, बच्चों के एग्जाम्स, जो क्वालिफाइड बच्चों के एग्जाम्स थे, वो एग्जाम्स को हर बार पोस्टपोन किया जा रहा है, ग्रेजुएशन के बच्चों को डायरेक्ट पास कर दिया गया है, 10वीं के बच्चों को डायरेक्ट पास कर दिया गया है, 9वीं तक के बच्चों को डायरेक्ट पास कर दिया गया है। तो ऐसे चलते क्या क्या हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या हमारा क्या भला होगा इससे? जीडीपी का भी विषय था, जीडीपी के बारे में बात करना है। जैसे कि जो चल रहा है
इससे मेरे को एक साफ पता चल रहा है कि इंटरनेशनल, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये भी आप जो न्यूज़ के चलते आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो, मीडिया के लोगों से मैं कह रहा हूं साफ करके। तो किसी को भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि युद्ध अपनी जगह है, बाकी के चीजें अपनी जगह है। हम किसी को द्वेष नहीं कर सकते। और यह भी बात ध्यान में रखना है कि चाइना हमारे देश में खुद से नहीं आया था, चाइना के बिजनेस को लाया गया था। आप अपने पिछले 5, 10, 20 साल का इतिहास निकालिए, आपको पता चलेगा कि चाइना को प्राधान्य किसने दिया है। रिकॉर्ड्स निकालिए दोस्तों। जीडीपी अगर बढ़ाना है तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हमें 5 साल पहले से करनी चाहिए थी। अब तो जो चल रहा है, अब तो सिर्फ दिना ढकेलने के काम चल रहे हैं। तो ऐसे में जीडीपी का तो विषय आ ही नहीं सकता है। तो भारत निर्मित का भी समय नहीं आ सकता है। अब हमारे जो इंटरनेशनल संबंध खराब हो रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे जो चाइना में काम करते थे या चाइना से बिजनेस करते थे, तो उन बच्चों का क्या होगा मोदी जी? उन्हें किस तरह से आप ये करोगे, पुनर्वसन कैसे होगा? जो चाइना में काम कर रहे हैं, नौकरी को हमारे बहुत सारे बच्चे चाइना में हैं। बहुत सारे बच्चे चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, वो लोगों का क्या होगा? जो किसानों का माल चाइना को सप्लाई होता था, वो बिजनेस क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं क्या तो चाइना अकेला ही है क्या? तो ठीक है दोस्तों, चाइना से बंद कर देते हम सब। आप हमारा नियोजन करके दीजिए, किसान भाइयों का नियोजन कीजिए। जो कपास चाइना खरीदता था, वो कपास आप कहीं और बेच के दीजिए। उन लोगों को क्यों तकलीफ होनी है? किसान तो चाइना नहीं गए थे कि चाइना का बिजनेस भारत में लाओ बोल के, या किसान चाइना घूमने को तो भी नहीं गए थे। हर किसी के ऊपर इसका इंपैक्ट गिरने वाला है। ये कोई आसान और इजी बात नहीं है। ये देश के रेपुटेशन का भी सवाल है। कहीं ना कहीं हमारे झूठे न्यूज हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमको अभी नहीं पता चलेगा, जैसा आ रहा है समय, वैसे पता चल रहा है कि पिछले कई सालों में हमने जो झूठे न्यूज टीवी पे प्रसारित किए थे, जिसके चलते जो अभी का कोरोना का महामारी का समय आया है, कई लोगों ने मंदिरों को, मस्जिदों को कहा कि देश में मंदिर मस्जिद की क्या जरूरत थी, भगवान बंद है। और भगवान बंद है मंदिरों में, असली भगवान डॉक्टर दवाखानों में है, रास्तों पे है। देखो, ये बात सही है कि डॉक्टरों को मान मिलना चाहिए। वो हम भगवान के बाद में अगर कोई है तो डॉक्टर है जो जान बचाते हैं, वो बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके कर्मों को भी आप भगवान से जोड़ दोगे या भगवान के नाम पे बिल फाड़ोगे। नहीं हो सकता है। आपको भगवान ने मंदिर में इबादत को बुलाया है, प्रार्थना को बुलाया है। भगवान ने थोड़ी कहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा ही दूंगा। भगवान ने अच्छा रास्ता बताया है। आपकी आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको आपको बताया है कि आप आस्था में ध्यान रखिए। ये बातें कही है। भगवान ने कहा है क्या कि आप भगवान का नाम नहीं लोगे तो आप भगवान आपको बर्बाद कर देंगे? ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। क्या मंदिरों में आपको आने के लिए, मस्जिद में आपको आने के लिए आपको कोई कंपल्शन डाला गया था? जो जिस तरह से आपके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो स्टेटमेंट्स आप लोगों के कोरोना के महामारी में आते थे, साफ बात है दोस्तों, साफ बात है। देखो, जिसका जहां पे वहां पे महत्व होता है। जैसे जैसे भूख लगती है, तो हम दवा खाने को नहीं जाते, हम घर को जाते हैं, अनाज खाते हैं। क्योंकि उस समय हमारे को किसकी जरूरत है? अनाज की, पेट को अनाज की जरूरत है। जब तबीयत खराब होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमें कहीं तकलीफ होती है, कहीं सोसाइटी में तकलीफ होती है, हम पुलिस के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। गाड़ी पंक्चर होती है तो हम पंक्चर के शॉप में जाते हैं। पेट्रोल खत्म होता है तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं। वैसे ही जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, जब जैसे ही हमारे बुद्धि को चालना खत्म होती है, तो हम भगवान के पास जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये हमारे आत्मा की भूख है। हमारे आत्मा में जिज्ञासा की भूख होती है। जैसे शरीर को अनाज की भूख है, वैसे आत्मा को, जैसे बुद्धि को नॉलेज की भूख है। नॉलेज की, कहीं से कुछ पढ़ना है, कहीं से कुछ सुनना है, कहीं कहीं पे कुछ कहना है।
ये दिमाग की भूख है, उसी तरह से आत्मा को भी भूख होती है, जिज्ञासा की भूख होती है, आस्था की भूख होती है। आप मानो या ना मानो, नास्तिक लोग कहेंगे कि मंदिर में हम नहीं जाते। नहीं भाई, तुम्हारी कहीं ना कहीं तो जिज्ञासा लगे वाली है। ठीक है, भगवान के नाम पे नहीं है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में, किसी और इंसान में आपकी भूख है, वो भी जिज्ञासा है, वो भी एक आध्यात्मिकता ही है। चाहे आप चाहे आप भगवान का नाम लो, चाहे आप अल्लाह का नाम लो, वो जिज्ञासा है। चाहे आप गुरु का नाम लो, वो भी जिज्ञासा है। चाहे आप अपने माता पिता का नाम लो, अपने माता पिता के लिए आस्था रखो, वो भी जिज्ञासा ही है। चाहे आप पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए दिन रात एक कर दो, उसमें पागल हो जाओ, वो भी जिज्ञासा ही है। आप किसी भी वे से जाओगे तो आप जिज्ञासा की ओर ही पहुंचने वाले हो। यह बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो महामारी के चलते मंदिरों को दोष देना, या फिर मंदिरों को कम आंकना, या मस्जिदों को कम आंकना, यह हमारी एक संकुचित बुद्धि का उदाहरण है। मंदिरों का इससे कोई लेना देना नहीं, मस्जिद का इससे कोई लेना देना नहीं। वो उनके जगह पे उनका महत्व है, रहेगा। डॉक्टरों को भी कोई कम नहीं आंकता है, डॉक्टरों का इससे कोई कम ज्यादा ये नहीं है। डॉक्टरों ने जो मेहनत की है उसको सल्यूट है, पुलिस वालों ने जो मेहनत की है उसको सल्यूट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भगवान है। मंदिर में के मूर्ति कहां से भगवान होती है? मूर्ति कहां होती है मंदिर में? मूर्ति नहीं होती है, एक प्रतीक होता है। हमारे हमारे पूर्वजों ने जिज्ञासा में से मूर्ति बनाई है, पत्थरों में तराशा है। पत्थर में भगवान है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन प्रतीक है। किसी को देख के, किसी अवतार को देख के मूर्ति बनाई गई है। किसी ग्रंथ को पढ़ाई करके उसके अंदर से, वो आदमी के अंदर से जिज्ञासा निकली है। उसे कोई ने मारा नहीं था, उसे कोई ने तोड़ा नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बोली कि मुझे यह मूर्ति बनानी चाहिए, तो उसने वो मूर्ति बनाई है। चाहे आप पंढरपुर की मूर्ति को देख लो, चाहे आप तिरुपति की मूर्ति को देख लो, चाहे आप किसी अन्य मूर्ति को देख लो, आप काशी विश्वनाथ को चले जाओ, वो कोई जबरदस्ती से नहीं बना था, वो जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, जिज्ञासा, आप आस्तिक रहो या आप नास्तिक रहो, आपकी आत्मा में जिज्ञासा की भूख थी और हमेशा रहेगी। लेकिन एक हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पेट का सोचते हैं, हम आत्मा का सोचते नहीं है। यहां पे हमारा पतन हो जाता है। आपके आत्मा में जिज्ञासा की भूख है, वो जिज्ञासा की भूख अगर उजागर हो जाएगी, आपको कोई येड़ा नहीं बना पाएगा, आपका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। आप एकदम स्टेबल हो, आपकी आत्मा एकदम दिव्य है। लेकिन अगर हम उस आत्मा को, वो जिज्ञासा की भूख जो हमारा प्रगति पथ है, उसको अगर हम वो जिज्ञासा नहीं देंगे, तो वो आत्मा काम नहीं करेगी, भ्रमित हो जाएगी वो। जीडीपी का टॉपिक चल रहा है, जीडीपी का विषय। जीडीपी के लिए क्या बोलते हैं, अपना भारत निर्मित मेक इन इंडिया की बात चल रही है। मेक इन इंडिया कब सक्सेसफुल होगा? जब हम दूसरे देशों को रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरे देशों से हम दुश्मनी नहीं करेंगे, तभी मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा। टीवी पे मैं न्यूज वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सही को सही न्यूज बताते जाओ, गलत को गलत न्यूज बताते जाओ। अगर झूठी इंफॉर्मेशन देश को दोगे तो परिणाम भगवान आपको बताएंगे, और वो बहुत बड़ा परिणाम। ये झूठे न्यूज के चलते ही ये कोरोना आया है। भगवान ने जो सजा दी है वो उसके झूठे न्यूज के चलते दी है। सीए एनआरसी जो आया है, ये क्यों आया है? ये झूठे न्यूज के चलते सीए एनआरसी आया था। हम कब सीखेंगे, हम कब प्रगति करेंगे? ये झूठे न्यूज बंद होने चाहिए। लोगों के अज्ञान का मिसयूज करना बंद होना चाहिए। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मेहनत होनी चाहिए। लोगों के सर्वांगीण विकास से हमें लेना देना नहीं है। हमें झूठे न्यूज बताना है, अपना नाम कमाना है, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को मुख्य मुद्दाओं से, जो मुख्य धारा में जो न्यूज होनी चाहिए उससे भटकाना है। पेंशनरों को भटकाना है, बेरोजगारों को भटकाना है। अब कोई बेरोजगार रोजगार नहीं मांगता है, अभी कोई विद्यार्थी परीक्षा की भाषा नहीं करता है, अभी कोई स्टूडेंट स्कूल में जाने की भाषा नहीं करता है। वातावरण आपने डरावना वातावरण बना दिया है देश में। छूत अछूत का रोग चालू हो गया है देश में। क्यों?
क्योंकि ये झूठे न्यूज के चलते कब सुधरेंगे हम? कब हमको पता चलेगा कि हमको भगवान ने जो पैसा दिया है, हमको जो ताकत दी है, वो किसी के रक्षा के लिए, किसी के सर्वांगीण विकास के लिए ताकत दी गई थी, लेकिन हमने उसका मिसयूज किया है। हमारे को हमारे गलतियों का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम बड़े लोग हैं, हमारे को हम गलती कर ही नहीं सकते। सिर्फ गरीब लोग गरीब गलती कर सकते हैं, पागल लोग गलती कर सकते हैं, मीडियम क्लास लोग गलती कर सकते हैं। हम लोगों को जो ताकत दी है, हम उसका मरे जब तक पूरे यूज करेंगे। गलत होता है दोस्तों, यह सीखना चाहिए। देश के सामने सच्चाई लानी चाहिए। सच्चाई किसी को बर्बाद नहीं करेगी, सच्चाई सबको उजागर करेगी, सबको एक अच्छा जीने का, एक भय भय के वातावरण से निकाल के एक निर्भीड़ वातावरण देंगी। हमारे अंदर वो भय का वातावरण निकल जाना चाहिए, लेकिन ये झूठे न्यूज बंद होने चाहिए। आज जीडीपी गिर चुका है, लेकिन आज ऐसा समय है कि कोई भी मोदी जी को सवाल नहीं कर सकता है कि जीडीपी के बारे में आपने क्या कर रहे हो मोदी जी। कोरोना से हम बच भी जाएंगे, लेकिन जो वातावरण देश में पैदा हो गया है, इससे मर जाएंगे, झूठे न्यूज़ों से मर जाएंगे हम। जनता कहां है? जनता है ही नहीं। आज 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जनता पेंशनर्स के साथ खड़े नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे मोदी भक्त है। मोदी भक्त को लगता है कि सरकार अपनी है, हम पेंशनर्स की मदद क्यों करेंगे? क्योंकि हमको मोदी जी के खिलाफ जाना नहीं है। मोदी जी गलत भी रहेंगे तो भी हम मोदी जी के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस गलत भी रहेंगी तो भी हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन जनता के साथ कौन खड़ा रहेगा? जनता के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहता है। आप भी एक जनता हो, जब आपकी भी समस्या आएंगी, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आज मेरी समस्या है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, कल उसकी समस्या है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक अपने पर नहीं आता है, हमें फर्क नहीं गिरता है। मोदी जी टीवी में न्यूज देंगे, करोड़ों लोग वहां पे चले जाएंगे कि भाषण है, इलेक्शन है, हमको प्रचार को जाना है, मोदी जी को जीत के लाना है, लेकिन जनता को जीत के लाना नहीं है हमें। जनता हमें क्या दे रही है? हमारे लिए तो एक ही भारत मां का बेटा है, बाकी नहीं है बेटे। आज लेबर मिनिस्टर पेंशनर्स के प्रति जो 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है, तो लेबर मिनिस्टर नैतिकता से जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं कहते कि हमने इनको नजरअंदाज किया, इसके चलते ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है? क्योंकि पेंशनर इस देश के हिस्सा थे ही नहीं ना, वो तो बोझ है इस देश के ऊपर। ना ही वो जीडीपी दे रहे हैं, ना ही वो किसी इंडस्ट्री को प्रॉफिट दे रहे हैं। आज बेरोजगारों का, असंगठित कामगारों का, जो छोटे छोटे दुकानों में काम करते हैं, मैं कल भी कह चुका था इस विषय पे, आज भी कह रहा हूं, जो छोटे छोटे दुकान हैं, जो छोटे छोटे दुकानों में काम करते हैं, रास्ते पे ठेले चलाते, पानीपुरी बेचते, पान टपरी चलाते, चाय टपरी चलाते, क्या सरकार ने उनको नियोजन किया है? राशन छोड़ के उनको पैसों का कोई नियोजन हुआ था क्या? कैसे होगा? डेटा ही नहीं है उनका। उनका डेटा कलेक्ट कीजिए, कलेक्टर ऑफिस में पूरे देश का डेटा जाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में पे ऐसे लोगों का डेटा जाना चाहिए। फिर मन में आया आप भारत बंद करो, कोई पार्टी आएंगी, हमारे नेता को गालियां दिए, हमारे भगवान को गालियां दिए, देश बंद कर दो। फिर ये लोगों का, गरीबों का कैसा नुकसान भरपाई होगा? करता कौन है, भरता कौन है? उसकी नुकसान भरपाई सरकार करने वाली है क्या? ठीक है, आपको देश बंद रखना है, आप पहले उनके अकाउंट में पैसा डालिए, नुकसान भरपाई का जो भी उनकी अगर दिन की कमाई 500 रुपए है, तो 400 रुपए आप उनके अकाउंट में डाल दीजिए, और फिर देश बंद रखिए पर डे के हिसाब से। जितने ज्यादा दिन देश बंद रहेगा, पर डे के हिसाब से उनके अकाउंट में पैसा डालते जाइए। ठीक है, उन्होंने भी बेचारे घर पे रहेंगे, चलने दीजिए फिर आपका। पिछले 20-25 साल में दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पिछले 20-25 साल में कितने बार भारत बंद किया गया? और इसका खामियाजा किसने किसने भोगा है? आपको पता चल जाएगा किसका नुकसान होता है देश बंद करने से। लेकिन फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि हमारी ताकत हमारे को सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पता चलती है, इलेक्शन के बाद में हमें कोई गिनता नहीं है। विरोधी पार्टी सरकार गिरा सकती है, सरकार विरोधी पार्टियों को चुप करा सकती है, लेकिन जनता का क्या है? जनता तो ग्रांटेड है। अगर हम जनता के मुद्दे सरकार सुनेंगी नहीं तो भी फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि जनता का असंतोष हमें कोई फायदा नहीं है। हमने 5 साल का रिचार्ज मार लिया है, हम सरकार में चुन के आ गए हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं है। ये वातावरण है देश में।
तो जिज्ञासा जो अध्यात्म है, अध्यात्म को अध्यात्म रखिए। जहां पे अर्थव्यवस्था का मुद्दा है वहां पे अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे ही बात कीजिए, सबको मिक्स मत कीजिए। राजकारण इज डिफरेंट है, धर्म एक डिफरेंट है। धर्म अलग है, राजकारण अलग है, उनका कॉकटेल मत कीजिए। अगर उसका कॉकटेल करोगे तो सबको नुकसान होगा, उससे बहुत नुकसान होने वाला है इसका। ऑलरेडी आपने देखा है कि कितना नुकसान हो चुका है। चाइना से दुश्मनी, पाकिस्तान से दुश्मनी, नेपाल से दुश्मनी, और किससे किससे क्या है? क्या हम इनबॉक्स में जीवन जीना चाहते हैं? हमारी थिंकिंग ब्रॉड क्यों नहीं है? क्यों नहीं लगता हमारे को कि हम भारत एक मार्केट प्लेस नहीं है? हम भी हम भी मैन्युफैक्चरिंग किंग बन सकते हैं। दूरदृष्टि कहां है नेताओं की? नेताओं की दूरदृष्टि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक ही है। लेकिन देश का भला हो, जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो वहां पे सरकार फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि दूरदृष्टि कमजोर है। नेताओं की दूरदृष्टि कमजोर है, खाली उनकी दूरदृष्टि सरकार टिकाने तक है, सरकार में आने तक है। इसीलिए यह नुकसान होता है। शिवाजी महाराज के राज्य में महाराज और जनता के बीच में कम्युनिकेशन कितना फास्ट था। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट था महाराज और जनता के बीच में। क्यों था कम्युनिकेशन फास्ट? क्योंकि दूरदृष्टि थी वैसी, सेंसिटिविटी। जितने शूर थे उतने ही संवेदनशील थे महाराज। दर्द बर्दाश्त नहीं होता था उनको, जनता का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था उनको, इसलिए क्विक क्विक एक्शन लेते थे महाराज। लेकिन अभी सरकार असंवेदनशील है। पेंशनर आंदोलन करे क्या, मरे क्या, खपे क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिला क्या, नहीं मिला क्या, लेना देना नहीं है। हमारी सरकार टिके रहेंगी, हमारा वोट बैंक टिका रहना चाहिए, बस यही चल रहा है। ये जनता बदलने का लिए, जनता को ये करने के लिए जनता में ज्ञान आना चाहिए, जनता की जिज्ञासा जागनी चाहिए। कोरोना में मैंने देखा, बहुत बुरा लगा। मंदिरों को कोसा गया, मस्जिदों को कोसा गया, उसके बाद में गुरुद्वारों को नाम रखा गया। क्यों? लेकिन उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? वो उनके जगह सही है, आप अपनी जगह सही होना चाहिए था। उन्हें बंद रख के वो जरूरी नहीं है ये कहने का आपको अधिकार नहीं है। आप कभी राजनीति को देखते हो? कभी सवाल करो, कभी मंदिर के सोने के ऊपर सवाल करते हो, पैसे के ऊपर सवाल करते हो, कभी करप्शन पे सवाल हुआ है क्या? जनता के बीच से करप्शन पे कोई बड़ा मुद्दा आया है क्या? यही विपक्ष पार्टी मुद्दा निकालती है, मीडिया में आता है, फिर दोनों के बीच में सेटलमेंट होती है, मुद्दा दबा दिया जाता है। लेकिन मुद्दा कौन सा जोरों शोरों से निकालते हैं नेता लोग? सोना, मंदिर में का सोना, मंदिर में का चढ़ावा, पैसा, ये क्यों ध्यान जाता है आपका? मंदिर में जो लोग आते हैं वो कॉइन भी डालते हैं, गरीब भी पैसा आके चढ़ाता है मंदिर में। चलो भाई, अपने तरफ से कुछ तो भी धर्म का ये होना, तो मंदिर भी देते हैं ना दोस्तों। मंदिर भी आपातकाल में पैसा देती है, अन्नदान वगैरह करती है, सब कुछ करते हैं मंदिर भी। क्या करप्शन के पैसे से अन्नदान होता है क्या? करप्शन के पैसे से आपत्ति में अभी तक, ब्लैक मनी से कभी कोई आपत्ति में फायदा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन मंदिर का पैसा बराबर दिखता है नेताओं को, मंदिर का सोना दिखता है। हम तो गरीब है, हमारे को पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारे को नहीं लगता कि मंदिर का पैसा निकाल के हमारे को देना चाहिए बोल के। ठीक है, वो मंदिर प्रशासन जो भी है, वो लोग पैसा निकालते हैं, जब गरीबों को दान करना है, अन्नदान करना है, वो कर लेते हैं। फिर सरकार को क्या है? हमारे पास पैसा मंदिर में, अच्छा मंदिर कोई कहता है क्या कि आप मंदिर में आए तो आप पैसा चढ़ाना ही चाहिए? लोग अपने स्वखुशी से चढ़ाते हैं, डर के मारे नहीं चढ़ाते, स्वखुशी से। हमारा कुछ तो भी काम हो गया है, हमारी मन्नत पूरी हुई है बोल के पैसा चढ़ाते हैं लोग। काला धन, काला धन तो छुप के डाला जाता है बैंक में। कौन सा काला धन दोस्तों? कौन डालता है काला धन? गरीब डालता है क्या? कोई गरीब काला धन डालता है स्विस बैंकों में जाके पैसा?
राजकारण में धर्म को लाते हो, धर्म के अंदर राजकारण लाते हो, ये सही चीज नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे संकुचित संकुचित बुद्धि का परिचय है ये। धर्म धर्म की जगह है, राजकारण राजकारण की। पॉलिटिक्स इज टू रूल रूल नॉट टू रूल द कंट्री, टू रन द कंट्री। ये बहुत लोगों ने कहा है कि पॉलिटिक्स देश को चलाने के लिए चाहिए, देश पे राज करने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन अब तो बहुत कंडीशन बदल गई है, जनता की समस्या को नजरअंदाज करने का, कम सोचने का, अपने समस्याओं को एक दूसरे के ऊपर थोपने का। क्या गरज है महामारी के? मैं पूछता हूं, इस महामारी के इस कठिन समय में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने की इनको क्या गड़बड़ाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश के सामने आके बात करेंगी? क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है? इनकी क्या रणनीति है? इनकी रणनीति क्या है? प्राइवेटाइजेशन करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या रेलवे लॉस में है? कह दीजिए कि रेलवे मिनिस्टर ने सामने आके कह देना चाहिए कि रेलवे लॉस में है, इसीलिए उसको प्राइवेट करने का सोच रहे। कह दीजिए आप, सिंपल है। और कौन से डिपार्टमेंट लॉस में है उसको भी आप, और कौन से मंत्रालय लॉस में, उसको भी आप प्राइवेट करना चाहते हो क्या? और प्राइवेट करने से समस्या सॉल्व होंगी क्या? और अगर प्राइवेट करने के बाद समस्याएं और बढ़ गई तो क्या जिम्मेदारी सरकार लेने वाली है क्या? नोटबंदी की जिम्मेदारी सरकार ने ली है क्या? लॉकडाउन की जिम्मेदारी सरकार ने ली है क्या? 21 दिन में महाभारत का युद्ध देश ने जीता है क्या? जीडीपी में दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट में सोना हमने कम करना चाहिए। वैसे भी सोने के रेट्स बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है, मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मिनिस्टर, जिस जो भी मिनिस्ट्री के अंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आता है, कि इंपोर्ट जो भी कर रहे हो सोच समझ के इंपोर्ट करो, क्योंकि बुरा समय चल रहा है देश का। तो सोना सोना वगैरह जो अननेसेसरी चीज है, वैसे भी हमने अभी शादियों का खर्चा कम करा है, तो कुछ दिन हम सोना अगर इंपोर्ट नहीं भी करेंगे या कम भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टील स्टील और आयरन का है। रतन टाटा जी, टाटा इंडस्ट्री का स्टील का काम है, लेकिन स्टील हमें ज्यादा प्रमाण में लगता है, इसलिए हम चाइना से वगैरह हम स्टील स्टील मंगाते हैं। तो क्या हम स्टील को और हमारा जो यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है क्या बढ़ा सकते हैं? स्टील का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। हमें हमें इंपोर्ट वही चीज करने हैं जो बेहद जरूरी है। अभी ये समय बुरा है, और एक्सपोर्ट का तो अब सवाल ही नहीं आता है। अब एक्सपोर्ट कैसे करोगे आप? आपने चाइना जो हमारे से कच्चा माल खरीदता था, अब चाइना का और हमारा तो ऐसा चल रहा है। तो जो चाइना माल खरीदने वाला था, कौन सा देश खरीदेगा वो माल? अभी अभी ये किसानों का जो माल आएगा, तो इनको कितने दिनों में ये माल बेचा जाएगा? और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेंगी क्या? बीच में कांदा कांदा सड़ गया था कहते, कितने 26,000 टन कुछ तो कांदा सड़ गया था कहते। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते बोल के ये बात कही थी कहते, उन्होंने, पुरवठा मंत्री थे ना वो। तो फिर ये जो कच्चा माल जो चाइना को वगैरह जाता था, क्या ये माल कौन बेचेगा? सरकार जिम्मेदारी लेने वाली है क्या? किसानों को इसका पूरा पैसा मिलेगा क्या? और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार लेने वाली है क्या? जैसे जो कांदा सड़ गया था, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार ने ली नहीं है, वो मुद्दा दबा दिया गया दोस्तों। जो कांदा खराब हो गया, सड़ गया था, वो मुद्दा दबा दिया है सरकार ने। मीडिया ने उठाया था वो मुद्दा, लेकिन वो दबा दिया गया। तो इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं सोच समझ के इंपोर्ट करना चाहिए। और जीडीपी का तो अब ये साल में कोई मोदी जी को सवाल पूछने वाला नहीं है।
आत्मनिर्भर भारत का भी अभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि 5 महीने के लिए मोदी जी ने अनाज फ्री में दे दिया है, तो अब कोई आत्मनिर्भर भारत के भी बारे में कोई पूछेगा नहीं अब। बाकी के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने आके देश में जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जनता की जो समस्या है उसको आगे प्रमोट करना चाहिए। चाहे कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, सब लोगों ने, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने आना है और जनता की जो समस्या है, जो आंदोलन चल रहे हैं, जनता के अंदर जो जनता का भी अभी जैसे बेरोजगार है, अब बेरोजगारों को सरकार अब भत्ता नहीं देंगी, स्कूलों का इशू है, कॉलेजेस का इशू है और नौकरियों का। दोस्तों अभी जो बच्चों के इंटरव्यूज वगैरह पेंडिंग है, वो बच्चों का कैसा होगा? ये तो साल चला गया, फिर उनको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा वो बच्चों को। सरकार वहां पे क्या नियोजन कर रही है? जीवन का 1 साल उनका और काउंट हो जा रहा है बिना इसके। तो जो सरकारी नौकरी रहती है उसमें 1 साल का इजाफा किया जाएगा क्या? 1 साल बढ़ा दिया जाएगा क्या? जो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स देते हैं, जो 30 साल तक उसकी मर्यादा है क्या, तो वो 1 साल और बढ़ाया जाएगा क्या? क्योंकि 1 साल बच्चे इंटरव्यूज को जा नहीं सके, एग्जाम्स दे नहीं सके, तो फिर वो 1 साल काउंट होगा क्या? कई मुद्दे हैं, सरकार को बात करना चाहिए, सरकार जिम्मेदारी लेनी चाहिए सबसे पहले, और जो भी है सरकार का आगे का प्लान वो बताना चाहिए सरकार ने। पेंशनरों का 1.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है, वहां पे भी लेबर मिनिस्टर ने ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि लेबर मिनिस्टर मजदूरों के भलाई के लिए ही बिठाए वाला रहता है वहां पे, और किसी अन्य काम के लिए लेबर मिनिस्टर का वहां पे कोई काम नहीं होता है। तो जो 1.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है, तो लेबर मिनिस्टर ने भी सामने आना चाहिए। और वैसे भी मेजोरिटी सरकार है, और बाकी के भी, कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी को ये पेंशनर्स के आंदोलन में मदद करनी चाहिए कि इनका कितने जल्दी इनके साथ न्याय किया जा सकता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने आना चाहिए, सेवाभावी संस्थाओं ने सामने आना चाहिए और इन लोगों को मदद करनी चाहिए। ऐसे ही आंदोलन को महत्व देना पड़ेगा सरकार को। देश में लोग आपसे नाराज क्यों है, ये सरकार का काम बनता है, नैतिकता से जिम्मेदारी बनती है कि उन आंदोलन को वो जाके वहां पे बात करे उन लोगों से, उनकी नाराजगी क्या है, उनके साथ क्या गलत हुआ है। ये सरकार का काम होता है दोस्तों। आंदोलन को आंदोलन आपको मौका देता है, आपके प्रगति करने का मौका देता है। सरकार को अपने कामों में, सरकार को अपने कार्यक्षमता में और प्रगति उन्नत करने का मौका मिलता है कि अगर हम वो आंदोलन समझ लेंगे, लोग क्यों नाराज है वो समझ लेंगे, उनको न्याय हम देने में कोई कम गिर रहे क्या, तो न्याय देने के लिए सरकार अपनी तरक्की करने का एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास। विरोधी पक्षों के भी पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लोग क्यों नाराज है और सरकार कहां गलत हो रही है। तो ये विरोधी पक्षों का भी काम होता है कि उनको वहां पे जाके उन लोगों को हेल्प करे और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाए। मीडिया का काम होता है, देश की जनता नाराज क्यों है, देश की समस्या क्या है, 65 लाख पेंशनर नाराज क्यों है, ये मीडिया का काम था। लेकिन मीडिया सरकार के इशारों पे चल रहा है। सामने आना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में भी मैं यहां तक बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर सिटीजन है, जो भी आरएसएस में काम करते हैं, सीनियर सिटीजन्स है, वो भी ये पेंशनर्स को मदद के लिए सामने आना चाहिए कि इनके न्याय के लिए सरकार से हम बात करेंगे, वो आगे आना चाहिए दोस्तों। क्या सीनियर सिटीजन खाली ईपीएस 95 पेंशनर्स को छोड़ के बाकी के सबको रेस्पेक्ट मिलेंगी क्या? ये भी सवाल यहां पे है। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, राम राज्य, ये मुद्दे मोदी जी जो बोलते हैं, ये मुद्दे कब कब लागू होंगे? देश में वो सौहार्दपूर्ण, वो भाईचारे का, वो शांततापूर्ण, वो एकतापूर्ण वातावरण कब निर्माण होगा? अभी देश पूरी तरह से खंडित हो चुका है। एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते हम, एक दूसरे की समस्या जानना तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहते हम। ये क्यों वातावरण आया?
क्या गलतियां हुई है हमसे, और हम अभी भी क्या गलतियां कर रहे हैं? क्या बाहर के दुश्मनों से ज्यादा क्या हमारे गलतियों की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं क्या? यह भी सवाल है। वातावरण खराब हो चुका है, यह वातावरण सुधारना पड़ेगा। देश को एक करना पड़ेगा दोस्तों, आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सरकार का काम है ये। लोगों के अंदर का डर दूर करना चाहिए, लोगों को सकारात्मक भविष्य के बारे में बताना चाहिए। मेक इन इंडिया की खाली घोषणाएं होती है। आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत। पेंशनरों का आत्मनिर्भरता किसने छीनी? चाहे कांग्रेस पार्टी रहने दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहने दो, क्या दोनों में से कोई जवाब देगा? ईपीएस 95 पेंशनर्स की आज जो कंडीशन हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? वो मजदूर जिम्मेदार है क्या? अगर वो इतने होशियार रहते थे तो अपना नुकसान कर लेते थे क्या? अपने बाल बच्चों का नुकसान होने देते थे क्या? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने पेंशनर्स को न्याय दिलाने की? विरोधी पक्षों की जिम्मेदारी नहीं बनती है उन पेंशनर भाइयों का आवाज सरकार तक पहुंचाने की? मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या वो ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा ऊपर उठाने की? ऐसे सब जनता की समस्या सुनी नहीं जाती है। मीडिया एक टाइम पास करता है, सरकार एक मीडिया को एक अलग से बातें करता है, ये सही नहीं है। फिर मंदिरों के ऊपर कोसा जाता है, मस्जिद पे कोसा जाता है। अरे उनके उनके जगह पे वो सही है, आप अपने जगह पे क्या कर रहे हो वो देखिए। सरकार को एक अपॉर्चुनिटी रहती है आंदोलनों को ध्यान देना, आंदोलनों को, लोगों को वहां पे बात करना, उनको न्याय देना, उनकी नाराजगी दूर करना। इससे सरकार को भी मौका मिलता है कि जनता के ऊपर जो उनका विश्वास है वो अटूट बना रहे। एक लोकशाही, एक सशक्त लोकशाही देश को मिले। भले ही आप एक दूसरे की सरकार गिराने में लगे हो, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता 5 साल सशक्त सरकार चाहती है, हमारा भविष्य सिक्योर चाहती है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहती है, भाईचारे का वातावरण चाहती है। यह जनता चाहती है आपसे। लेकिन आप जनता की समस्या सुनते नहीं है, जनता की समस्याओं को सुने ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है। देखो, आपने महसूस ही नहीं किया है तो आप सुनेंगे नहीं, और आप सुनेंगे ही नहीं तो उनको न्याय कैसे दोगे? और आप न्याय नहीं दोगे तो वो जनता खुश कैसे रहेगी? वो जनता आपके ऊपर विश्वास कैसे बता पाएंगी कि हमारे को ये बहुमत की सरकार पे विश्वास है बोल के कैसे कह सकती है सरकार, जनता? वातावरण खराब है दोस्तों, जितना जल्दी हो गया वातावरण देश का सुधरना चाहिए। एकता होनी चाहिए, जनता को आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आगे चल के कुछ गलतियां हमें दोहराने से रुकना है। आगे चल के खेती, उसके बाद में तुम्हारा भारत निर्मित, लेकिन साथ ही हमें फॉरेन संबंध, जो हमारे फॉरेन रिलेशन है, वो भी अच्छे बनाने पड़ेंगे। मीडिया को सुधारना पड़ेगा। मीडिया गलत न्यूज टीवी के ऊपर डाल के जनता को जो भ्रमित करते आई है पिछले 50-60 वर्षों से, वो गलत है, उसको कहीं रोकना पड़ेगा। जनता कैसे एक होंगी दोस्तों? जनता कैसे एक हो सकती है जिससे रिजल्ट पॉजिटिव आते रहेंगे? कौन से? कोरोना के नहीं, लाइफस्टाइल के, मनुष्य योनि के। कोरोना बहुत छोटा है, इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी है। सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जनता के समस्याओं को समझने की कोशिश करे, उनका निवारण करने की कोशिश करे, और आगे का जो उनका जो दूरदृष्टि है, सरकार की जो दूरदृष्टि है, उसको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे। वो जो विजन आप देख रहे हो वो जनता को बताइए कि इस वे से आगे के वर्ष हमारे, हम जो सरकार है, हमारे आगे के वर्ष ऐसे गुजरेंगे, आप लोगों के लिए हमने ऐसे सपने देखे हैं, वो बताइए, जनता को बताइए वो, और उसी वे से काम कीजिए। आप बीच में आत्मनिर्भर की बात करते हो, एक तरफ राशन फ्री की भाषा करते हो, एक तरफ मेक इन इंडिया की भाषा करते हो, एक तरफ रेलवे प्राइवेटाइजेशन की भाषा करते हो।
ये इतने महामारी के चलते आपको रेलवे प्राइवेटाइजेशन करने की क्या जरूरत है? ये क्या वातावरण सही है क्या? पहले ये वातावरण सही करो, देश के जनता को ये डर से बाहर निकालो, रेगुलर लाइफ शुरू करो देश के जनता की, फिर उसके बाद भाषा करो ये। और वो भी करने से पहले आपको जनता को पहले एजुकेट करो कि आप प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो। डॉक्यूमेंटरीज निकालो, जनता को व्याख्यान दो, टीवी पे स्पीचेस दो। हर एक मिनिस्टर से, जो रेलवे मिनिस्टर है उसका काम है, पंतप्रधान का काम है, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। और तब जाके प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट के बारे में आप सोचिए। करना तो बहुत दूर है, फिर उसके बाद सोचिए। तो रतन टाटा जी से भी निवेदन करता हूं कि वो स्टील और आयरन जो हम बहुत प्रमाण पे इंपोर्ट करते हैं, उसे कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इंपोर्ट खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमें जो जरूरत चीजें जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, और जो भी चीजें हैं, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह जो भी है, एनिमल ऑयल वगैरह जो भी है, वो हम जो बाहर से मंगाते हैं वो तो मंगाएंगे। बट लेकिन जो चीजें हम यहाँ पे निर्मित कर सकते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, तो टाटा इंडस्ट्री में जो स्टील का जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं क्या? इसको और एक्सपेंशन दे सकते हैं क्या? जिसके जिसके चलते हमें इंपोर्ट बाहर से कम करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे सोचने की बात है। केमिकल्स भी जो मंगाते हैं हम, जो रासायनिक खतें रहती है, रासायनिक ऑर्गेनिक, तो वो खतों को भी हम कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि वो खतों से हमें कोई फायदा भी नहीं होता है, नुकसान उलट हमारा हेल्थ इश्यू आते हैं। तो वो भी जो केमिकल्स हम जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे भी कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। हमें वापस अपने सेंद्रीय खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही थोड़ा सा बात करना लगा, इसलिए बात करने आया था। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।